Hello and welcome to online schooling. I am Priya Mehta and you are watching NCERT Class 7 Civics. तो जल्दी से अपनी बुक का चैप्टर 6 निकाल लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम संचार माध्यमों को आपके चैप्टर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो उन्हें जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद उसी का कंटिन्यूएशन हम आज करने वाले हैं। हमने मीडिया को तकनीक के साथ, धन के साथ और लोकतंत्र के साथ किस तरह इनका कनेक्शन है, किस तरह ये जुड़े हुए हैं, वो हमने समझा था। साथ ही साथ हमने एक वर्ड समझा था, सेंसरशिप। और आज जो हम करने वाले हैं वो है आपकी बुक में, जल्दी से पेज 76 निकाल लीजिए, मसौदा तय किया जाना। यानी कि मसौदा का मीनिंग अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, मसौदा मीन्स कोई एजेंडा या कोई प्लान। अब ये जो संचार माध्यम है यानी मीडिया जो है वो किस तरह हमारे दिमाग में प्लानिंग या कोई एजेंडा किस तरह हमारे माइंड पर क्रिएट करता है। अब किन घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करना है, इसमें मीडिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे? क्योंकि वो उसी चीज़ को बार बार दिखाएगा जिसकी तरफ वो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। और जैसे मान लीजिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि आपके स्कूल में अगर कोई एनुअल फंक्शन होता है तो नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि वो न्यूज़ कहीं छोटी सी न्यूज़पेपर में या टीवी में थोड़ी सी न्यूज़ आती है। लेकिन अगर वही फंक्शन में कोई बहुत ही फेमस कोई एक्टर आ जाए या कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी आ जाए तो वही न्यूज़ जो है वो बहुत हेडलाइंस बन जाएंगी, बहुत मुख्य न्यूज़ बन जाएगी, हेडलाइंस बन जाएंगी, चाहे वो टीवी पर है, रेडियो पर है या किसी भी अन्य संचार माध्यम के थ्रू आप देख रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि आज का हमारा जीवन जो है वो संचार माध्यमों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यानी कि हर समय हमारे ज़िंदगी में मीडिया का कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा रहता है। कभी टीवी, कभी रेडियो, कभी मोबाइल, कभी इंटरनेट, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि संचार माध्यम जो है वो हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर, यहाँ तक कि हमारे कार्यों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ये जो हमारा एजेंडा या मसौदा है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इस संचार माध्यम पर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें तो संचार माध्यम में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कोला यानी कोको कोला जो है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक होते हैं और कोको कोला जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक होने के कारण वो हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अभी रिसेंटली अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक बहुत फेमस प्लेयर है रोनाल्डो, उन्होंने भी कोको कोला को पीने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ कोको कोला कंपनी को। तो इसलिए हम ये सब क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी न्यूज़ की जो रिपोर्ट है, चाहे वो न्यूज़ है या संचार माध्यम का कोई भी ज़रिया है, जिससे आपको देश विदेश में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जब पता चलता है तो आप भी उसी तरह से अपने विचार बनाते हो, उसी तरह से आपका भी स्टेट ऑफ माइंड बनता है। यानी कि सोचने की जो क्षमता है, सोचने का जो तरीका है वो उसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए संचार माध्यम हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो मीडिया है वो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है, जबकि उसी समय मान लीजिए 2 चीज़ें साथ साथ हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि मुंबई में एक फ़ैशन वीक चल रहा था, जिसकी आपको एक फ़ोटोग्राफ भी दी गई है आपकी बुक में। एक फ़ैशन वीक चल रहा था, यानी कि नए नए जो ड्रेसेस हैं उनका प्रदर्शन चल रहा था। तो सारे समाचार पत्रों में, टीवी में, हर जगह उसी की न्यूज़ लग रही थी। वहीं उसी सप्ताह, उसी वीक में मुंबई में बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ गिरा दी गई, लेकिन उस न्यूज़ को किसी ने भी कवर नहीं किया लोगों का, ताकि उस पर कोई ध्यान ही ना जाए। तो एक तरह से ये भी गलत है। तो मीडिया जो है इसमें असफल रहा है लोगों का ध्यान केंद्रित करने में। अब आपकी बुक में एक स्थानीय संचार माध्यम के बारे में बात की गई है। अब ये स्थानीय संचार माध्यम क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थानीय यानी कि लोकल मीडिया। अब क्या है कि जो लोकल न्यूज़ है वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स कवर नहीं कर पाते, तो इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल लोकल न्यूज़ आने लग गई है, चाहे वो टीवी पर है, रेडियो पर लोकल चैनल्स बन गए। उनका क्या कारण है, क्यों बन गए हैं वो चैनल? क्योंकि जो हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, कुछ नया कोई चीज़ नई खुल रही है, तो वो लोगों तक कैसे वो जानकारी पहुंचेगी? न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टीवी से। तो जगह जगह पर क्या हुआ है कि लोगों ने समूह बना दिया है, यानी ग्रुप्स बना दिए और अपना ही एक संचार माध्यम शुरू कर दिया है।
अब जैसे मान लीजिए उस एरिया में किसान लोग बहुत रहते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना दिया है जिस पर वो रेडियो में किसानों को विभिन्न फसलों के बारे में बताते हैं, उनके मूल्यों के बारे में बताते हैं, बीज कहाँ से मिलेगा, कौन से उर्वरक डलेंगे, और किसानों से, खेतों से जुड़े जो कुछ भी नए से नए तरीके हैं, उनको कहाँ बेचना चाहिए उनकी फसलों को, इस बारे में वो परामर्श देते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले जो वीडियो कैमरास हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी आगे से आगे बढ़ सकें, अपनी छोटी छोटी कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकें, कोई छोटी मूवीज़ बना सकें, जिससे उनके भी सोर्सेज ऑफ इनकम यानी कमाई के जो ज़रिए हैं उनके भी बढ़ सकें। तो इस तरह से जो लोकल चैनल्स हैं वो इस तरह का प्रशिक्षण देते हैं। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया है वो है खबर लहरिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू नो। ये जो खबर लहरिया है ये एक समाचार पत्र है यानी न्यूज़पेपर है, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में 8 दलित महिलाओं ने शुरू किया था। और हर 15 दिनों में ये न्यूज़पेपर निकलता है। और कौन सी भाषा में होता है? ये वहाँ की लोकल भाषा बुंदेली भाषा में लिखा जाता है। 8 पेज का ये न्यूज़पेपर होता है जिसमें दलितों से संबंधित जितने भी न्यूज़ है, जितने भी विषय हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति कोई हिंसा की कोई घटना हुई है उसके बारे में लिखा जाता है, और राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो समाचार पत्र हैं इन्हें पढ़ने वाले कौन होते हैं? किसान हैं, वहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, पंचायत के सदस्य हैं, या लोकल जो भी महिलाएं हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे शिक्षक हैं, आसपास, यानी कि लोकल न्यूज़ जो है वो ज़्यादातर लोकल लोग ही पढ़ेंगे क्योंकि उन्हीं का उससे कंसर्न रहता है। वही लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हमारे एरिया में क्या सब चल रहा है। इस पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं यानी सार बताऊं तो क्या कुछ सीखा हमने सीखा सेंसरशिप के बारे में, यानी जब सरकार किसी भी न्यूज़ के, किसी भी फिल्म के या किसी भी गाने के बोल पर, दृश्य पर या किसी छोटे से पार्ट पर भी रोक लगा देती है कि जनता को ये नहीं दिखाना है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। साथ ही साथ हमने और क्या सीखा कि तकनीक के साथ यानी टेक्नोलॉजी के साथ मीडिया कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि नई से नई तकनीक आ रही है, हर दिन हम देखते हैं कुछ नया आता है मीडिया में। और इस लॉकडाउन के पीरियड में तो मीडिया ने और ज़्यादा तरक्की की है क्योंकि नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। साथ ही साथ हमने देखा उसका धन के साथ क्या कनेक्शन रहता है, क्योंकि बड़े बड़े संचार माध्यम जो हैं उनको भी अपने आप को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो धन कहाँ से आएगा? वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से आएगा। और बिजनेस हाउस उनको धन क्यों देते हैं? क्योंकि उनके विज्ञापन आते हैं टीवी पर, रेडियो पर, और विज्ञापन के बदले में वो संचार माध्यमों को पैसे देते हैं। और जब विज्ञापन लोग देखते हैं तो उनका सामान बिकता है। तो इस तरह से बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, वो चलती हैं। साथ ही साथ हमने देखा लोकतंत्र के साथ भी इसका कितना गहरा कनेक्शन है। यानी कि लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि सरकार जो है वो बाकी चीज़ों में बेशक सेंसरशिप लगाती है, लेकिन जहाँ तक सच्चाई की बात है, जहाँ तक न्यूज़ की बात है, उस पे बहुत ज़्यादा सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। यानी सरकार उस पर सेंसर नहीं करती है। जो सच्चाई है, जो न्यूज़ है, उस पर सरकार सेंसर नहीं करती है। इसके साथ साथ हमने और क्या सीखा था कि कोई भी न्यूज़ होती है, चाहे वो रेडियो में है, न्यूज़पेपर में है, या कहीं भी आप सुनते हैं, वो न्यूज़ संतुलित होनी चाहिए। यानी कि एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में बताए, दूसरे पक्ष को इग्नोर कर दे। ऐसी न्यूज़ संतुलित न्यूज़ नहीं कहलाती है। तो ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको बुक में ही दिए गए हैं, जैसे पेज 76 पर अगर आप देखें तो इसमें आपको पूछा गया है, संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से नतीजा क्या निकला? अब देखिए इसमें क्या नतीजा निकला होगा। इसमें नतीजा ये निकला होगा कि लोगों का जो ध्यान है वो ज़्यादा फैशन वीक की तरफ गया, और दूसरी तरफ जहाँ झोपड़ियाँ गिराई जा रही थी वहाँ लोगों का ध्यान केंद्रित ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला गया, उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जान पाए। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा होगा क्योंकि संचार माध्यम में उसे दिखाया नहीं गया होगा? तो ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स आपको अपने आसपास में दिखेंगे जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, लेकिन संचार माध्यम पे, टीवी पे, रेडियो पे इसे नहीं दिखाया जाता है, इसलिए
आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। पेज 75 पर अगर हम देखें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? ये तो हमने अभी भी बात की ही है। दोनों पक्षों को जानना यानी संतुलित न्यूज़ लेना। दोनों पक्षों का जब तक हमें पूरा पार्ट पता नहीं होगा तब तक हम अपने विचारों को कैसे बनाएंगे, है ना। ऐसे तो जो कुछ भी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है हम उन्हीं के विचारों को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो वो भी एक तथ्यों को जानना नहीं हुआ, यानी कि वो एक वन साइडेड न्यूज़ हो गई। दोनों पक्षों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब था आपके इस चैप्टर में। चलिए अब जल्दी से पेज 79 में कुछ शब्द संकलन यानी 4 वर्ड्स दिए गए हैं आपको, उन वर्ड्स को जल्दी से समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रकाशित यानी पब्लिश। जब कोई भी रिपोर्ट, कोई साक्षात्कार, कोई विवरण जब समाचार पत्रों में, किसी बुक में या किसी मैगजीन में छपता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशित होना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें। सेकेंड वर्ड है सेंसरशिप। ये वर्ड हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के मुझे बताइए कि सेंसरशिप से आप क्या समझे हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रसारण। ये वर्ड आपने टीवी में, रेडियो पर बहुत बार सुना होगा। यानी जब भी कुछ रेडियो या टीवी पर दिखाया जाता है कोई भी कार्यक्रम तो उसको बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रदर्शित किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें या सुन सकें। नेक्स्ट वर्ड है सार्वजनिक विरोध। जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट, यानी जब किसी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो जाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं और किसी खास विषय पर, किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर विरोध प्रकट करते हैं, यानी प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे प्रोटेस्ट कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था रैली निकालकर, हस्ताक्षर अभियान चलाकर। उस तरह से जब लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप में प्रोटेस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट या सार्वजनिक विरोध। तो ये थे आपके टर्मिनोलॉजी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी नाइसली। बहुत अच्छे से आपको शायद ये चैप्टर अच्छे से समझ भी आया होगा। और फिर भी कोई डाउट्स रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मुझे लिखकर बता सकते हैं, सो दैट आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। और अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी बुक में एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।